everyone. Hope so all of you are fine. Muhammad Amal is here from SAM Preparation. We are dealing with the preparation of different kinds of competitive exams such as lecture, zoology, botany and biology. हमारे जो है टेस्ट सेशन के थ्रू डिफरेंट स्टूडेंट्स प्रेपरेशन कर रहे हैं. इससे पहले जो है एडी वाइल्ड लाइफ और एजुकेटर्स के टेस्ट सेशन कंप्लीट हो चुके हैं. रिसेंटली लेक्चर जोलॉजी एंड बायोलॉजी के टेस्ट सेशन के थ्रू मोर देन 400 स्टूडेंट्स जो हैं अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं. तो इसका जो है आपको एक स्केड्यूल दिखा देता हूँ मैं. ये सेकंड टेस्ट सेशन जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 1 जनवरी से, यानी कि आज से स्टार्ट है ये. तो इसमें होता ये है कि इस सिलेबस ब्रेकडाउन के थ्रू हम डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन गूगल फॉर्म पे. इसके नोट्स और बुक्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं. तो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं इसके. 50 MCQs एक टेस्ट के होते हैं, उसको विद इन गिवन टाइम आपने सॉल्व करना होता है और PPSC स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टेस्ट होते हैं. देन उनके जो है ग्रुप में डिस्कशन होती हैं, सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स के ग्रुप्स होते हैं. ये तमाम जो है स्केड्यूल इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है. लेक्चर जोलॉजी की प्रेपरेशन के लिए ये है. ये ऑलमोस्ट जो है 3 मंथ का है, मार्च के एंड पे होगा. उसके बाद उससे पहले ही उसके जनरल नॉलेज के पोर्शन की प्रेपरेशन करवाई जाएगी और एंड पे जो है वो फुल लेंथ पेपर्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे ताकि मज़ीद इनकी प्रेपरेशन हो जाए. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें फेसबुक पर सैम प्रेपरेशन के नाम से जो है ग्रुप्स और पेजेस में ज्वाइन कर सकते हैं. तो इसकी बुक्स जो हैं वो एंड पे जो मैंशन बुक्स हैं इनसे जो है इनसे प्रेपरेशन करवाई जाएगी. और ये सेकंड सेशन का स्केड्यूल मैंने आपको दिखाया. इससे पहले जो 15 दिसंबर से फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था और मोर देन 250 स्टूडेंट्स जो हैं जोलॉजी के सेशन में एनरोल्ड हैं. इसके अलावा बॉटनी के और सेकंड सेशन के जो हैं जोलॉजी के स्टूडेंट्स वो अलग हैं. एनीवेज वीडियो स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में जो है हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ. इस चैप्टर को हम कंप्लीट थॉरली देखेंगे, पूरे चैप्टर को विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम चीज़ें इससे कवर करेंगे. MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रेपरेशन करेंगे, कम टाइम में पूरे चैप्टर से गो थ्रू हो लेंगे. इसमें जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वायरसेस, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, वायरसेस क्लासिफिकेशन, वायरल डिजीजेज, रेट्रोवायरसेस एंड एड्स. देन जो है हेपेटाइटिस एंड इट्स टाइप्स. ये तमाम चीज़ें जो हैं इसी वीडियो में कंप्लीट जो है डिस्कस की जाएंगी. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. यू शुड बी अवेयर अबाउट द टोटल नोन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. Over 1.5 million species of animals and 500,000 species of plants are known. Classification is based on relationships amongst individuals that may be similarity in form and functions or similarity based on homologies, comparative biochemistry, cytology and genetics. इनकी बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है. Then should aware about the proper definition of species. Species is a group of natural population which can interbreed freely among themselves and produce fertile offsprings but are reproductively isolated from all other such groups in nature. This is the proper definition of species. ये आपको पता होनी चाहिए. Another important point, species are independent evolutionary units. तो ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसकी सीक्वेंस का क्लासिफिकेशन की फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़. Another point, species is the basic unit of classification. तो क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट स्पीशीज़ है, इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट भी स्पीशीज़ है. नोमेनक्लेचर की बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए. व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई द एनिमल्स. इसकी एक तो ये रीज़न है कि हमें स्टडी करने में आसानी हो जाती है. दूसरा ये रीज़न, जिन एनिमल्स के लोकल लैंग्वेज में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नेम्स हैं, उनका एक साइंटिफिक नेम कॉमन होता है, वो सबको ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है, जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन और फर्दर स्टडीज़ में हेल्प होती है. ड्यूरिंग 18th सेंचुरी कार्लस लिनियस एसेडविस बॉटनिस्ट थे वो. उन्होंने एक नेमिंग का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया. उस वक्त तक जितने भी ऑर्गेनिज्म नोन थे उनको जो है उसने उनके नेम्स दिए, साइंटिफिक नेम दिए. सबसे पहले उसने प्लांट्स पे वर्क किया बिकॉज ही वाज बॉटनिस्ट. 1753 में जो है उसने प्लांट्स के नेम्स पब्लिश किए, उसको बहुत सी फेम मिली. देन मोटिवेट होने के बाद उसने जो है एनिमल्स पे काम किया. तब तक जितने एनिमल्स नोन थे उनके नेम को
उसने पब्लिश करने की कोशिश की, उनको नेम दिए। और 1758 में उसने एनिमल्स नेम्स की लिस्ट जो है वो पब्लिश की। इसके अलावा बायनोमियल नोमेनक्लेचर जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम पर कंसिस्ट होता है। फर्स्ट नेम जेनरिक होता है, सेकंड स्पेसिफिक होता है। इसके राइटर मेथड का आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट मेथड कौन सा है इसको लिखने का। इनिशियली द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज बेस्ड ऑन अपीयरेंस और मॉर्फोलॉजी। पहले प्लांट्स और एनिमल्स को उसकी ज़ाहरी जो है वो मॉर्फोलॉजी या जैसे नज़र आते हैं उसकी बेस पे क्लासीफाई किया जाता था, बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 to 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, प्लांट्स और एनिमल्स थे उसमें, और जिस बेस पे इन्हें क्लासीफाई किया गया था दैट वाज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, आइदर दे आर ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है वो उसके बाद अर्नस्ट हैकल ने 1866 में 3rd किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें उसने यूग्रीना लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर जो है बैक्टीरिया वगैरह को प्लेस करने के लिए ये सिस्टम किंगडम जो है इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें भी बहुत से जो है वो बैकड्रॉस थे। जब जो है 1937 में ईच एटॉन ने डिफरेंट टर्म्स लिस्टेड की लाइक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तब जो है वो इस पे सवाल उठे। इसके अलावा जो है वो फंजाई की क्लासिफिकेशन कहीं नहीं हो पा रही थी। फंजाई का स्टेटस जो है वो किसी किंगडम में प्रॉपरली नहीं बन रहा था, बिकॉज इट रिजेंबल टू सम करैक्टर्स जो है इसके प्लांट से रिजेंबल करते हैं, सम एनिमल से रिजेंबल करते हैं, और प्लांट से बाकी चीज़ें जो है सच एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेल वॉल। ठीक है, इसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स की जो है वो सेलुलोज की होती है, और ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, ये स्पेशल टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, एब्जॉर्बिंग इन नेचर हैं। इस वजह से जो है वो इसमें भी प्रॉब्लम्स थे। देन फाइनली जो है वो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया 1969 में। रॉबर्ट हिटकर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें 3 लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि 3 प्रिंसिपल न्यूट्रिशन से रिलेटेड थे। कौन से प्रिंसिपल? फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन। इस बेस पे, इन प्रिंसिपल्स पे जो कि न्यूट्रिशन के हैं, इसको जो है वो 5 किंगडम सिस्टम में क्लासीफाई किया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक प्रीडोमिनेटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज यूक्रेना या अमेबा वगैरह। प्लांटी जो है उसमें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। फंजाई में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रेड्यूसर्स। ये टर्म्स जो हैं ये आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो है इससे काफ़ी बन सकते हैं, तो उसमें एमसीक्यूज में ऑप्शन में या तो कन्फ्यूज़ किया गया होगा या फिर जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। प्रॉपर आपको पता होना चाहिए मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि ये टर्म्स के मीनिंग्स क्या हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कौन सी टर्म किस किंगडम से रिलेटेड है। एनिमेलिया की बात करें तो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स हैं इसमें। फिर 1988 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। इसके जो टर्म्स वगैरह हैं कुछ, इसको जो है वो लीन मार्गुलिस एंड कैरोलिन श्वार्ट्ज ने इसको मॉडिफाई किया 1988 में। मोनेरा को उसने प्रोकैरियोटी और प्रोटिस्ट को इसने प्रोटोक्टिस्टा वगैरह रख दिया। ये 1-2 चीज़ें इसमें चेंज की गई। अब बात करते हैं वायरसेस की। वर्ड वायरस दैट इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वेनम, जिसका मतलब है पॉइजनिक फ्लूइड। ये न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटीन कोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन कोट ने इनको सराउंड किया होता है और इनके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। वायरोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस। नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज हैं दैट कंटेन्स आइदर आरएनए और डीएनए। दिस इज एन आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इन 1796 एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम 8 साल के बच्चे को कॉकपॉक्स की वैक्सीनेशन जो है वो की। फर्स्ट टाइम जो है वो उसको वैक्सीन किया गया। उसका मटेरियल जो है वो एक मिल्क मेड के हैंड से लिया गया था। 1884 में चार्ल्स चैम्बरलैंड फाउंड दैट बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू पोर्सलेन फिल्टर्स, जबकि जो है वायरसेस होते हैं वो वहाँ से गो थ्रू हो जाते हैं, वहाँ से पास हो जाते हैं। Ivanovsky in 1892 discovered the agents that caused tobacco mosaic disease and was filterable। जो फिल्टरेबल थे वो टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करते थे और वो वायरसेस थे। बैक्टीरियोफेजेस की बात करें
ये फर्स्ट टाइम जो है वो 1915 एंड 1917 में डिस्कवर हुए थे। 1915 में टॉल्ट ने एंड 1917 में डी हैडले ने डिस्कवर किया था। अब वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, साइज़ अगर इनका देखें तो 250 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक होते हैं। 250 नैनोमीटर में स्मॉलेस्ट वायरस जो हैं वो पॉक्स वायरसेस आते हैं और 20 नैनोमीटर जो हैं वो पैरवो वायरसेस आते हैं। 10 to 1000 टाइम्स जो हैं वो बैक्टीरिया से ये स्मॉलर हैं। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स हैं, ये खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते। इन्हें होस्ट रिक्वायर होता है अपनी रेप्लिकेशन के लिए, अपनी फर्दर जो है वो जनरेशन क्रिएट करने के लिए। ये खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, डिपेंड्स अपॉन होस्ट। और इसके दौरान जो है होस्ट को वो डिजीज़ भी काज करते हैं। ये वायरसेस जो हैं वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं, सच एज पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रक्चर की इनके बात करें, कंप्लीट मैच्योर वायरस को जो है वो वायरॉन कहते हैं। टू नो द डिफरेंस बिटवीन वायरॉन एंड प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जस्ट इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, और प्रियॉन्स की जो एक बात है कि इन्हें अपनी रेप्लिकेशन के लिए डीएनए या आरएनए की ज़रूरत नहीं होती। इनके अंदर खुद ही वो इंफॉर्मेशन होती हैं जिनसे ये खुद रेप्लिकेट करती रहती हैं, जबकि एक कंप्लीट वायरस को वायरॉन कहते हैं। वायरॉन के अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, उसके हेड में, जो कि सराउंडेड होता है प्रोटीन कोट से, जिसे कैप्सिड कहते हैं। सेंट्रल कोर इसका जो है वो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, जिसे जीनोम कहते हैं, और सराउंडिंग प्रोटीन कोट कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड गिव डेफिनेट शेप टू वायरॉन। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वायरॉन की शेप जो है वो कैप्सिड की वजह से होती है। कैप्सिड स्मॉलर सब यूनिट्स प्रोटीन के जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, जिन्हें कैप्सोमेर्स कहते हैं। कैप्सोमेर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकुलर वायरस की करैक्टरिस्टिक्स की। हर करैक्टरिस्टिक्स जो है वायरस की डिपेंड करती है कैप्सोमेर्स पे। कैप्सोमेर्स फॉर एग्जांपल हर्पस वायरस में 162 होते हैं और एडिनो वायरसेस में 252 होते हैं कैप्सोमेर। तो कैप्सोमेर जो है पार्टिकुलर वायरस की पार्टिकुलर करैक्टरिस्टिक डिटरमाइन करते हैं। वायरसेस इन्वेलप्ड भी हो सकते हैं और नेकेड भी हो सकते हैं। अगर ये होस्ट सेल से मेम्ब्रेन अपने इर्द गिर्द ले लें, दैट इज़ इन्वेलप्ड। अगर ना हो तो नेकेड। एनिमल या प्लांट वायरस जो हैं, अब ये पॉलीहेड्रॉन्स भी हो सकते हैं, मैनीसाइड्स हो सकती हैं, इनकी हेलिकल्स हो सकते हैं, स्पाइरल में हो सकते हैं, इन्वेलप्ड या फिर कम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेजेस की दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं, क्यूबिकल सिमेट्री और हेलिकल सिमेट्री। क्यूबिकल सिमेट्री में रेगुलर सॉलिड्स या फिर आइकोसाहेड्रल हैविंग 20 फेसेस ये होते हैं, और हेलिकल में जो है वो रॉड शेप्ड होते हैं। इसके बाद बैक्टीरियोफेज को देखते हैं। बैक्टीरियोफेज के जो है स्ट्रक्चर, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको इसका नज़र आ रहा होगा, तो ये जो है स्ट्रक्चर टैडपुल लाइक होता है। इसका हेड ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे जो है वो टेल है। हेड इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड, जीनोम जिसे कहते हैं, उसके ऊपर जो है एक कोट होता है जिसने जीनोम को सराउंड किया होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। टेल का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। टेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको पार्ट नज़र आ रहा होगा कॉलर। कॉलर ये जो है शीथ और कैप्सिड के दरमियान का पोर्शन है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद है शीथ। अब शीथ के अंदर एक और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसको कोर कहते हैं। शीट के अंदर कोर प्रेजेंट होता है। कोर का क्या काम होता है कि जब इसने अपने होस्ट सेल के अंदर डीएनए इंजेक्ट करना है तो कोर एंटर होता है, कोर वहाँ से डीएनए निकाल के होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ये शीट है, ये भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, कोर भी प्रोटीन से, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से दोनों मिलकर बने होते हैं। अब शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कोर अंदर से अपना वो डीएनए वगैरह एंटर कर देता है उस सेल में। नीचे देखें इसके बेस प्लेट्स हैं। बेस प्लेट्स के साथ जो हैं वो नीचे स्पाइक्स प्रेजेंट हैं, टेल फाइबर्स, 6 टेल फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट इसका साइकिल है। साइकिल में आपको जो चीज़ें याद रखनी है उनको एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज जो है वो अपने होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पर लैंड करता है। लैंड होने के फ़ौरन बाद वीक केमिकल बॉन्ड्स बना लेता है जिससे उसकी अटैचमेंट हो जाती है। केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद एक एंजाइम सेक्रेट करता है, दैट इज़ लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। उस स्पेसिफिक पोर्शन से सेल वॉल डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। देन उसके अंदर ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। पेनिट्रेट किस तरह करता है कि इसकी जो शीथ होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब शीथ
यानी कि ऊपर वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है टेल का, तो उसके अंदर कोर जो प्रेजेंट होता है तो वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है सेल वॉल में। सेल वॉल में इंजेक्ट होने के बाद कोर जो है वो इसके जेनेटिक मटेरियल को उसके अंदर रिलीज़ कर देता है। जब जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ करता है तो उसके बाद वायरल जेनेटिक मटेरियल या बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है, उसको फिर अपने अकॉर्डिंग उससे फंक्शन करवाता है। वो चीज़ें जो है आगे देखते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब वो उसके अंदर एंटर होता है उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है और अपने डीएनए अपनी ही प्रोटीन जो है उससे सिंथेसाइज करवाता है। साइकिल के लिहाज से कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं, वो उनका पता होना ज़रूरी है। जब फिर बैक्टीरिया की वो सिंथेसिस हो जाती हैं, प्रोटीन्स डीएनए फिर कैप्सूल की फॉर्म में आ जाते हैं, प्रॉपर शेप में आ जाते हैं, तब जो है उसकी लाइसिस हो जाती है सेल की, फिर वो वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट होस्ट को अफेक्ट करने के लिए वो रेडी होते हैं। लाइसिस का पता होना चाहिए कि जब उसकी कंप्लीट बैक्टीरियोफेज अपने अंदर उसकी कॉपीज़ प्रिपेयर करवा लेता है ना बैक्टीरिया सेल के अंदर अपने प्रॉपर कैप्सिड्स और जीनोम वगैरह, तब जो है उसकी लाइसिस हो जाती है सेल की, दैट इज़ लाइसिस। और इसको लिटिक साइकिल कहते हैं। अब टू टाइप्स हैं इसकी, लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। अब लिटिक और वायरुलेंट फेज क्या होती है, ये इस फेज को जो है वो लिटिक फेज कहते हैं। और इसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए प्रोफेज का, फिर लाइसोजेनी, इंडक्शन, टेम्पलेट फेज। जो फेज लाइसिस काज करती है उसे कहते हैं लिटिक या फिर वायरुलेंट फेज। अब जब लाइसिस हो जाती है तो एक लिटिक साइकिल कंप्लीट हो गया। सम टाइम ये होता है कि जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए उसके अंदर एंटर होता है, फ़ौरन ही लाइसिस स्टार्ट नहीं करवाता, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। उसके साथ इनकॉर्पोरेट होने के बाद बैक्टीरिया तो नॉर्मली अपना यानी कि फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अपनी डिवीजन कंटिन्यू रखता है, 20 मिनट के बाद वो डिवाइड होना कंटिन्यू रखता है, ठीक है। इसी तरह वो उसके अंदर बड़ा रहता है उसका डीएनए। इस फेज को जो है वो प्रोफेज कहते हैं। जब वो उसके अंदर एंटर हो जाता है, इसको अब इस पूरे फेज को बैक्टीरियोफेज को या इस फेज को जो है वो जब उसका बैक्टीरियोफेज का डीएनए उसके साथ कंबाइन हो जाता है, दैट इज़ प्रोफेज, ठीक है। फिर जब सम टाइम ये होता है कि बैक्टीरियल डीएनए में से बैक्टीरियोफेज का डीएनए सेपरेट हो जाता है, खुद को सेपरेट कर लेता है। जैसे ही वो खुद को सेपरेट करता है उसी वक्त फ़ौरन जो है वो अपना उसके बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और अपनी कॉपीज़ प्रिपेयर करवाना शुरू कर देता है। ये ज़रूरी नहीं कि कब हो, डिफरेंट कॉपीज़ बैक्टीरिया की बनने के बाद हो सकता है। हर बैक्टीरिया की कॉपी में उसकी बैक्टीरियोफेज के एक डीएनए की कॉपी चली गई होगी, सब में एक ही दफ़ा लाइसिस स्टार्ट भी हो सकती है, किसी वक्त किसी में भी हो सकती है, ठीक है। इसको इंडक्शन कहते हैं कि जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए सेपरेट होके वहाँ पे जो है वो अपने उसके बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और अपने जो है वो प्रोडक्ट्स बनवाना शुरू कर देता है, दैट इज़ इंडक्शन। इससे पहले प्रोफेज जब बनता है तो उस प्रोसेस को जो है लाइसोजेनी कहते हैं। वो फेज जो लाइसोजेनी काज करता है उसे टेम्परेट या फिर जो है वो लाइसोजेनिक फेज भी कहते हैं। तो अब जो है वो तमाम टर्म्स का कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट इसके साइकिल को एक दफ़ा देख लें, ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट फेज जो होती है लैंडिंग होती है, उसमें एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन होती है। पेनिट्रेशन और एब्जॉर्प्शन को मैंने आपको बता दिया कि कैसे होती है। फिर उसके बाद जो है वो उसके अंदर चला जाता है बैक्टीरियोफेज का डीएनए। अब दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो लिटिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है या फिर प्रोफेज बन के वो लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ मूव कर सकता है। अगर प्रोफेज बन जाए लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ आएगा, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट रहेगा, बैक्टीरिया की कॉपीज प्रिपेयर होती रहेंगी, हर कॉपी के अंदर वो जाता रहेगा। किसी टाइम भी जो है वो इंडक्शन हो सकती है और दोबारा लिटिक फेज स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। जब लिटिक साइकिल के दौरान उसके अंदर अपनी कॉपीज़ प्रिपेयर करता है, सिंथेसिस करता है, कैप्सिड बनाता है और जीनोम वगैरह प्रिपेयर करता है। जब मैच्योर हो जाता है थोड़ा तो फिर जो है वो बस्ट हो जाता है बैक्टीरियल सेल और वहाँ से वो रिलीज़ हो जाते हैं। रिलीज़ होने के बाद वो रेडी हैं कि न्यू होस्ट सेल को ढूंढें और उसके अंदर एंटर हों और उसके अंदर जाके अपनी कॉपीज़ प्रिपेयर करवाएं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। वायरल डिजीज़ हैं उनकी बात करते हैं कुछ। स्मॉल पॉक्स। अब इसमें आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि कौन सी डिजीज़ किस एजेंट की वजह से काज हो रही है। आइदर वो डीएनए इन्वेलप्ड है, आरएनए इन्वेलप्ड है, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। स्मॉल पॉक्स जो है वो पॉक्स वायरस की वजह से होती है जो कि डीएनए इन्वेलप्ड है। इसमें क्या होता है, रेस फ्लूइड फिल वेसिकल बन जाती हैं बॉडी में, जो कि फिर पसल बन जाती हैं, बाद में जो पिटर स्कार वगैरह की फॉर्म में नज़र आती हैं।
herpes simplex caused by herpes virus which is also DNA enveloped virus. मोस्टली जो है वो माउथ पे या लिप्स के या स्किन की अदर साइड्स पे ये होती है. इन्फ्लुएंजा, दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ऊपर वाली दो जो है वो DNA इन्वेलप्ड वायरस से थी. इन्फ्लुएंजा RNA इन्वेलप्ड वायरस पे है और एपिडेमिक फॉर्म में होता है. मम्स एंड मीजल की बात करें तो ये जो है पैरामैक्सोवायरस से बिलोंग करते हैं जो कि मम्स एंड मीजल वायरस काज करते हैं. RNA इन्वेलप्ड वायरसेस हैं ये. इसके अलावा पोलियो है. पोलियो क्या है? पोलियो माइलेट्स भी इसका नाम है. ठीक है, पोलियो माइलेट्स पोलियो वायरस की वजह से होती है और ये स्मॉलर नॉन वायरस है और RNA रखता है. ठीक है, RNA कंटेनिंग वायरस है. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. रेट्रोवायरसेस और एड्स. Retroviruses is widely distributed in nature and are associated with tumor production in fowl, rodents and cats. Spherical होते हैं, 100 नैनोमीटर डायमीटर होता है और enveloped by host. This is important. Host की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उससे ये enveloped होते हैं, naked नहीं होते. Most of them are host specific. Specific receptor present होते हैं host के cells के ऊपर जो इनको accept करते हैं. ठीक है, हर मतलब स्पेसिफिक ही होस्ट होता है, उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं होस्ट. किसी और स्पीशीज में ये इनका जो है वो असर नहीं हो सकता. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, एंजाइम है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA को डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट करता है. DNA ना सिर्फ होस्ट को अफेक्ट करता है बल्कि उसके नेक्स्ट जो है वो प्रोजनी में भी एंटर होता है इन फॉर्म ऑफ प्रोवायरस. प्रोवायरस जब DNA होस्ट सेल के जीनोम के साथ कंबाइन हो जाता है, उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, दैट इज प्रोवायरस. लाइक इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज दैट वाज प्रोफेज. एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय फिजिशियन इन सम फिजिशियन इन अर्ली 1980s इन यंग मेल्स. एड्स का कंसेप्ट आपको होना चाहिए. इसके काजेज मेनली जो है यो बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन से होती है. डिफरेंट फॉर्म में बॉडी फ्लूइड जो है वो ट्रांसफ्यूज हो सकता है. अब 1986 में द वायरस दैट कास्ट एड्स वाज नेम एज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV. उसको 1986 में ये नाम दिया गया था. मेजर सेल्स अफेक्टेड बाय HIV आर hyper T lymphocytes which are major components of the immune system. This is an important point. HIV is host specific. होस्ट स्पेसिफिक है कि स्पेसिफिक जो है ह्यूमंस के अंदर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, उसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, CD4 रिसेप्टर्स कहते हैं जिन्हें. इनकी वजह से जो है वो उसके अंदर एंटर होते हैं और फर्दर प्रोसेस जो है उसको करते हैं. इसका साइकिल देखते हैं हम. ये HIV का साइकिल है, किस तरह जो है वो T लिम्फोसाइट्स के ऊपर जो है उस CD4 रिसेप्टर्स की प्रेजेंस की वजह से उसके अंदर एंटर होते हैं. ये अपना जो है RNA होस्ट के अंदर एंटर करता है. ठीक है, अब वो RNA क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उस एक RNA के स्ट्रैंड को लेकर उस जैसा दूसरा DNA का टेम्पलेट प्रिपेयर करता है. देन जो है वो उस DNA को एज ए सैंपल रख के उस जैसा पूरा कंप्लीट DNA डबल हेलिक्स जो है वो बना देता है. फिर वो DNA जो है वो क्रोमोसोम्स होस्ट के क्रोमोसोम के साथ कंबाइन हो सकता है एज ए प्रोवायरस जिसे कहते हैं. फिर उसके सेपरेट होता है, उसमें वो DNA फिर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू RNA बनाता है. RNA फिर जो है प्रोटीन्स बनाता है. प्रोटीन्स वगैरह बनने के बाद जो है वो फिर उसके अपना कैप्सिड और बाकी चीज़ें बनती हैं. तो फिर जो है वो होस्ट की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने ऊपर इन बर्डेड फॉर्म लेकर वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं. तो जो है एज ए कंप्लीट स्ट्रक्चर वहाँ से रिलीज़ होते हैं जिस तरह एंटर हुए थे. तो उसकी जो ऊपर वाली थी इन्वेलप वो होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती है और जब यहाँ से रिलीज़ होते हैं तो होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एज ए इन्वेलप यूज़ करते हैं ये. तो दिस वाज अबाउट द साइकिल ऑफ HIV. नेक्स्ट है हेपेटाइटिस एंड इट्स टाइप्स. वायरल हेपेटाइटिस की 7 टाइप्स हैं, ABCDEFG. हेपेटाइटिस A की बात करें, इट इज़ फॉर्मली कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस एंड इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट विद फीसेस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स. HAV जो कि RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस है. हेपेटाइटिस B को सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं और caused by DNA virus. It is transmitted by exchange of body fluids. C caused by HCV जो कि RNA enveloped वायरस है, हेपेटाइटिस C वायरस. और ये जो है A और B की निस्बत कम सवेयर है, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है एज़ कम्पेयर टू A एंड B. हेपेटाइटिस E
का वायरस जो है दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड पिग मे बी द सोर्स ऑफ इट, नॉट कन्फर्म बट पिग मे बी, ठीक है। हेपेटाइटिस एफ एंड जी जो हैं इनके वायरस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ जो कि इनको कॉज करता है। लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, वैक्सीन जो है वो अभी तक HBV की अवेलेबल है, HAV की भी अवेलेबल है, जो कि हेपेटाइटिस ए और बी काज करते हैं वायरसेस, उनकी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन अभी तक जो है HCV की अवेलेबल नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप सो कि ये आप सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड ट्राई क्या है कि मिनिमम टाइम में कंप्लीट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएँ इसमें। तो होप सो ये आप सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जो है जितना फ़ायदा ऑब्वियसली आपको बुक स्टडीज़ दे सकती हैं, इससे उतना नहीं होगा, लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपने रिवीजन करना है, या फिर पढ़ने के बाद आप जो है एक दफ़ा इसको देख लें, कुछ पॉइंट्स जो आपके माइंड में नहीं होंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।